CRO होता था। CRO इसे बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और यहाँ पे होता था इलेक्ट्रॉन गन, ये होता था इलेक्ट्रॉन गन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। सबसे पहले जो टेलीविज़न आई थी वो थी ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट ही तो टेलीविज़न थी, चेहरा वाइट वाइट और कपड़े ब्लैक ब्लैक, यही दो ही कलर दिखता था, वो भी एंटीना अजीब तरीके का। ये जो ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, इसमें होता क्या था कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन गन है तो इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक बुलेट की तरह निकलते हैं, बंदूक की गोली की तरह। और ये बुलेट की तरह जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सीधा स्क्रीन पर जाके टकराएंगे ना, तो जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाके स्क्रीन पे टकराता है वहाँ पे ब्राइटनेस आती है, उजाला होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन बुलेट की तरह चल रहा है तो सिर्फ एक ही बिंदु पर स्क्रीन पर आपको लाइट मिलेगी, यहीं सिर्फ चित्र दिखेगा छोटा सा, यहाँ ऊपर और यहाँ नहीं दिखेगा। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहीं वहीं स्क्रीन पर आपको ब्राइटनेस नज़र आएगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहाँ ब्राइटनेस नहीं होगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो बुलेट की तरह एक बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं और एक ही जगह पर प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे स्क्रीन पर फैल जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी उस टाइम पे यहाँ पर दो प्लेटें लगाते थे, एक प्लेट धन और एक प्लेट ऋण, और ये दोनों प्लेटों से उत्पन्न क्या होता था भाई? वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता था? इलेक्ट्रॉन को इसके पथ से विचलित कर देता था ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे स्क्रीन पर फैल जाता था ऐसे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो होती है B/D, यानी E प्रोपोर्शनल टू V। वोल्टेज के अनुसार तीव्रता क्या होती है इस E की, बदलती रहती है। तो होता क्या था कि जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, जैसे बैटरी पहले 12 वोल्ट की फुल चार्ज है तब पूरे स्क्रीन पे बढ़िया से शक्तिमान आता था, इतने में शक्तिमान आ जाता था, पूरे स्क्रीन पर शक्तिमान दिखते थे मुकेश खन्ना। जैसे जैसे बैटरी डाउन तो वोल्टेज घटता, जैसे वोल्टेज घटे इंटेंसिटी भी घटे, तो मुकेश खन्ना की साइज़ धीरे धीरे क्या हो ऐसे छोटी हो जाए और बाद में पता चले इतने में शक्तिमान चल रहा है, पूरी स्क्रीन गायब हो जाती थी। बीच में चलता था छोटा सा चौकोर, उसमें भी आधा घंटा लोग देख लेते थे तब। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये स्क्रीन छोटी क्यों होती थी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती थी, और इंटेंसिटी कम हो जाने से जो इलेक्ट्रॉनों का विचलन है ये विचलन कम हो जाता था, विचलित नहीं हो पाते इलेक्ट्रॉन, तो एक ही जगह पे आके फोकस हो जाते थे। ये तो हो गया ब्लैक एंड वाइट। अब इसके बाद आजकल कौन सी टीवी आ गई है? कलर टीवी आ गई है। अब जो कलर टीवी है उसमें क्या होता है? कलर टेलीविज़न को आप देखो तो स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर वो अगर वोल्टेज डाउन रहे, 30 वोल्ट भी रहे, तब भी वो चलता रहता है। घर पे देखो वोल्टेज डाउन है, अगर कम वोल्टेज है पंखा नहीं चलेगा, लेकिन टेलीविज़न चलता है। क्यों? जो ब्लैक एंड वाइट था उसमें कौन सा फील्ड यूज़ करते थे? लेकिन जो कलर टेलीविज़न है उसमें इलेक्ट्रिक नहीं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लगाते कॉयल, ऐसे 2 कॉयल लगा देते हैं, और ये दोनों कॉयल मिलके कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, एक बार वोल्टेज इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कॉयल में चला गया तो कॉयल के अंदर स्वतः ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपित करता रहता है। फिर चाहे वोल्टेज डाउन ही हो जाए, कम हो जाए 10-20 वोल्ट, तब भी स्क्रीन छोटी नहीं होती है, फुल स्क्रीन पर ही हो आता है। जानकारी स्पष्ट हुई? अब क्या आ गया है? कलर टीवी हो गया, ब्लैक एंड वाइट, अब आ गई है एलईडी टीवी। और एलईडी टीवी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं, इसमें सीधे एलईडी लाइट जो होती है ना, उस एलईडी लाइट के प्रभाव को बदल करके हम जो है स्क्रीन पर चित्र का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा चित्र बनता है वो एलईडी के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर ऐसे किसी अन्य तत्व की ज़रूरत नहीं है। तो जो हेडिंग आप लगाए हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, वो ब्लैक एंड वाइट ज़माने की है, ठीक है।
ये हेडिंग यहाँ की है, यहाँ की यही है, इसी को पढ़ना है। इसे हम अलग से बनाते हैं। देखो ये मान लो एक स्क्रीन है, भाई बात को समझ लो, ज़्यादा आपस में चर्चा ना करो। ये मान लो स्क्रीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र। क्या लगाया अभी? वैद्युत क्षेत्र। दो प्लेटें हैं, एक धनावेशित प्लेट है और एक ऋणावेशित प्लेट है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब जैसे ही ये आवेश, अब आवेश में कोई ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन भी जा सकता है, कोई भी आवेशित कण हो जो इस क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जैसे ही यह आवेश इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तुरंत इस आवेश पर क्या लगेगा? बल। F बराबर, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश करेगा उस आवेश पर वैद्युत बल लगेगा। F बराबर Q इंटू E। और जब बल लगेगा तो निश्चित है बल का प्रभाव आप जानते हो, स्थिति बदल सकता है, आकार बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, कर सकता है कि नहीं? तो ये तुरंत ही इस आवेशित कण की दिशा को बदल देगा। कैसे होगी दिशा? ध्यान देना। मान लो एक आवेशित कण यहाँ पे इंटर किया, और यह आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकृति वाला है? जैसे ही क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी ये क्षेत्र के बाहर है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में प्रवेश करेगा तुरंत ही इस इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल लगना शुरू होगा। तो ये जो ऋण प्लेट है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? प्रतिकर्षित, यानी अपने से दूर हटाने का प्रयत्न करेगी, और धन प्लेट ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो इलेक्ट्रॉन एंट्री तो सीधा सीधे पथ पर करेगा, लेकिन यहाँ से इसका पथ धीरे धीरे वक्रीय हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ तक आप देखोगे इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक, वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक इसका पथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक, यानी परवलयाकार। कैसा हो जाएगा? परवलयाकार हो जाएगा, परवलय जैसा होगा क्षेत्र के अंदर। लेकिन क्षेत्र के बाहर जैसे ही निकलेगा, क्या क्षेत्र के बाहर कोई बल लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो क्षेत्र के बाहर ये कौन सा पथ पकड़ लेगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ है, क्योंकि यहाँ पे कोई बल नहीं है, और जो कोई बल नहीं है तो विक्षेपित नहीं होगा, अपने पथ पर सीधा निकल जाएगा। तो प्लेटों के बीच में पथ कैसा हुआ? परवलयाकार। और क्षेत्र के बाहर जो पथ है वो कैसा होगा? सरल रेखीय। कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न में ये पूछा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेशित पथ की, आवेशित कण के पथ की आकृति कैसी होती है? वृत्त जैसी होती है, सरल रेखीय होती है, परवलय जैसी होती है। तो आप वहाँ क्या जवाब देंगे? परवलयाकार। क्षेत्र के भीतर परवलयाकार, क्षेत्र के बाहर सरल रेखीय। क्षेत्र के बाहर सरल रेखीय क्यों? क्योंकि कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता है। अब इसमें से हम x अक्ष और y अक्ष बना लें। ये मान लो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, दो एक्सिस बन गए, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन x अक्ष पर भी तो विस्थापित हुआ है और y अक्ष पर भी विस्थापित हुआ है। मान लिया y विस्थापन y है और x का x है। जिस स्पीड से प्रवेश किया था वो चाल वेलोसिटी मान लेते हैं, इसकी v है, ये वेग है, इस वेग से इसने एंट्री किया था, और इसको t टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। समय कितना लगा है? t लगा है। यहाँ से हम ज्ञात करना चाहते हैं कि जो विस्थापन है, कौन सा विस्थापन? विस्थापन तो दो हो रहे हैं ना, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व। तो हम विस्थापन में एक क्षैतिज की बात करेंगे और एक ऊर्ध्व की बात करेंगे। तो जो क्षैतिज विस्थापन है वो तो सिंपल है, x निकालना है, और जो क्षैतिज है वो होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी x बराबर v इंटू टी हो जाएगा। लेकिन जो ऊर्ध्व विस्थापन y की दिशा में है, इस दिशा में विस्थापन त्वरण होगा। क्यों? क्योंकि इस दिशा में बल लग रहा है। तो यहाँ ऊर्ध्व विस्थापन निकालोगे जब y, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का प्रयोग करना होगा।
यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। अब हम फर्स्ट वाले क्षैतिज वाले से, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम हटा दे रहे हैं अब अपना लिखने के लिए। देखो जो x बराबर बी टी है, इस x बराबर बी टी से हम t का मान निकाल सकते हैं। x बराबर बी टी से हम t का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, बट हमें इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? हम जानते हैं कि बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। बट जो ये बल F है वो वास्तव में क्या है? QE। तो इस बल F की जगह क्या लिखेंगे? QE बराबर m इंटू, पर Q क्या होगा? Q इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा ना, क्योंकि प्रवेश कौन किया क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉन। तो आवेश Q को हटा के क्या लिखेंगे? E। तो E बराबर m में, तो यहाँ से A बराबर क्या आएगा? E बाई m। A का मान निकालोगे, m से भाग करना पड़ेगा, तो E बाई m हो जाएगा। एंड जो x बराबर बी टी है, यहाँ से t बराबर क्या आएगा? x बाई बी आ जाएगा। और ये दोनों मान a और t का हम इस ऊर्ध वाले में रखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कितनी दूरी तक जा सकता है स्क्रीन पे। क्योंकि मेनली जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और स्क्रीन बड़ी है, तो स्क्रीन पे जब ऊंचाई तक जाएगा तो स्क्रीन बड़ी होगी, और अगर सीधा आएगा तो स्क्रीन छोटी होगी। ये देख रहे हो ना टेलीविज़न, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा पूरे स्क्रीन को कवर करेगा। तो हमें मुख्य रूप से मेजर कौन करना है? वाई विस्थापन मेजर करना है, क्योंकि इसी के अनुसार स्क्रीन डिसाइड होती है। ठीक है, यक्स के अनुसार स्क्रीन डिसाइड नहीं होती है। तो हमें वाई मेजर करना है, तो हम वाई मेजर करेंगे। लेकिन वाई दिशा में प्रारंभिक वेग क्या रहेगा भाई? इसका 0। पहले तो वेलोसिटी 0 रहेगी, धीरे धीरे ये ऊपर की ओर गया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी है, तो जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। इसमें u की जगह 0 और टाइम t की जगह x बाई वी प्लस 1/2। ए जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह क्या लिखोगे? e बाई m, यही तो एक्सेलरेशन है। और इंटू टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि हम वैल्यू रखने वाले हैं। ये टर्म तो गया, 0 के साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? y बराबर बच रहा है e बटे 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यही है पथ का समीकरण। और ये पथ का समीकरण जो दिया गया है, इसमें से आप कुछ बातें देखो। E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थिर होता है ना 1.6, और कैपिटल E भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m भी कांस्टेंट होगा, और जो वेलोसिटी है उसे भी हम मान लेते हैं प्लेट के बीच में कांस्टेंट है। सो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। और यहाँ पर y अगर x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिख रही है, तो देखो y की घात 1 और x की घात क्या है? 2। इनकी घातों का अनुपात 1:1। और जहाँ कहीं भी x और y की घातों का अनुपात 1 और 2 का होगा, वो सदैव किस पथ को निरूपित करेगा? परवलय को निरूपित करेगा। इसमें से जो लड़का मैथमेटिक्स लिया है वो जानता होगा परवलय ऐसे परवलय होता है इस तरीके से, ऐसे। इसका समीकरण लिखते हैं y स्क्वायर बराबर 4ax। ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। तो 4 डायरेक्शन में परवलय बनता है, और उसका मेन इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। लेकिन दोनों परिस्थिति में घातों का अनुपात आप देखोगे तो 1 और 2 का ही रहेगा। तो जहाँ कहीं भी x और y के घातों का अनुपात 1 और 2 का मिलेगा, वो सदैव परवलय के समीकरण को व्यक्त करेगा। तो जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन से x और y की घातों का अनुपात 1 और 2 का मिल रहा है, यानी ये हमको बता रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करेगा तो उसका पथ परवलयाकार ही होगा। जानकारी स्पष्ट है? बस यही टॉपिक था, दैट्स इट। कहाँ पे? अरे भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ तक आया तो क्षैतिज दूरी भी तो चला है, और यहाँ पे था और उठ के यहाँ पहुँच गया तो वाई भी दूरी चला है ना, तो 2-2 विस्थापन नहीं हुआ।
क्षैतिज में वेग स्थिर है तो उसके लिए वीटी का यूज़ करेंगे। ऊर्ध्व में एक्सीलरेशन है, यहाँ से यहाँ तक वेग बढ़ा है ना, पहले वेग 0 था, वेग बाद में बदल गया तो एक्सीलरेशन होगा। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। यास के